ठीक है, तो ये पेज देख लेंगे एक बार। तो अभ्यास ना करने योग्य चीजों में वल्लूर है, वल्लूर को शुष्क मांस बोलते हैं। इसके अलावा शुष्क शाक, शालुक, बेस, क्रश पशु पक्षियों का मांस, तो ये सारी चीजें मना की गई हैं सेवन करने को लगातार लंबे समय तक। इनमें भी स्पेशली जो ऊपर वाली चीजें लिखी हुई हैं उनके लिए लिखा हुआ है सामने कि ये गुरु होते हैं, यानी ये वल्लूर, शुष्क शाक, शालुक और बेस, इन चीजों के लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि ये गुरु होते हैं। नेक्स्ट देखोगे, कूर्चिका, किलाट, शोकर, गव्य, माहिष मांस, मछली, दही, मांस यानी उड़द और यवक, ये सारी चीजें भी मना है। तो पीछे पढ़ चुके हो आप, यवकम नाशीलियत है ना, यवकांश नाशीलियत, ऐसा करके श्लोक देखा था हमने। यवक का भी प्रयोग नहीं करना है। आचार्य वाग्भट ने सभी इंद्रियों में चक्षु को प्रधान कहा और लिखते हैं कि लोक व्यर्थ है, रात्रि के समान है, अगर व्यक्ति के नेत्र खराब हो जाए, अगर नेत्र काम ना करते हो, पूरी दुनिया अंधकार में है, ये भी याद रखना है आपको। अब देखते हैं आज का जो फ्रेश टॉपिक है जहां से हमें देखना है, तो वहां से आप कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट देखोगे, तो लिखा है कि वाग्भट ने चक्षु को सभी इंद्रियों में प्रधान माना है। इसके नष्ट होने पर जो सृष्टि है पूरी, वो कैसी है, तम के समान, अंधकार के समान। और आप ये भी जानते हो कि वाग्भट ने एक रसायन बताया नेत्रों के लिए, उसमें है त्रिफला प्लस मधु और सर्पी। कैसे, अनइक्वल अमाउंट्स के अंदर, बराबर मात्रा ना हो, अदरवाइज दोनों जो है विष का काम करते हैं, अगर समान मात्रा में यूज करोगे तो। आचार्य चरक, वो जो स्टार्ट करते हैं अपना स्वस्थ व्रत का उल्लेख, तो सबसे पहले इन्होंने बात की है अंजन लगाने की। अगर बुक्स में देख रहे हो तो श्लोक नंबर 15 है। तो चरक सबसे पहले अंजन लगाने की बात करते हैं। बात करें आचार्य सुश्रुत की, वो जो स्टार्ट करते हैं स्वस्थ व्रत, उसमें सबसे पहले दातोन की बात की है ना, जैसे नॉर्मली ज्यादातर लोगों का शुरुआत इस तरह ही होती होगी दिन की। आचार्य वाग्भट की बात करें, वो कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठो, उसके बाद आगे की चीजें विचार करनी है। तो वाग्भट कहाँ से स्टार्ट है स्वस्थ व्रत उनका, कि पहले उठना है, सुश्रुत पहले दातोन करनी है, और चरक उठते कह लो कि पहले अंजन करने लगे, मेकअप करने बैठ गए। नेक्स्ट देखेंगे, आचार्य चरक सोविरांजन, इसको श्रेष्ठ कहा अंजनों में, और कहा इसका प्रयोग नित्य करना चाहिए। जबकि रसांजन, जिसको हम लोग श्रवणांजन भी कहते हैं, जो श्रवण के लिए इस्तेमाल होता है, नेत्रों से श्राव कराने के लिए, उसको 5 या 8 रात्रि पर इस्तेमाल कराने की बात की चरक ने। तो सोविरांजन श्रेष्ठ है, डेली यूज करना है। रसांजन या श्रवणांजन 5 या 8 रात्रि पर इस्तेमाल करना है। इसी सोविरांजन जो चरक का देख रहे हो श्रेष्ठ है, इसी तरह सुश्रुत का देखो आप, उन्होंने सिंधु देश का श्रोतांजन श्रेष्ठ कहा, आचार्य सुश्रुत। तो चरक का अंजन कौन सा श्रेष्ठ है, सोविरांजन। सुश्रुत का सुश्रुत श्रोत, इस तरह हमने याद किया था, तो याद रखेंगे। प्लस रसांजन कह रहे हैं चरक का 5 या 8 रात्रि पर, यही चीज अष्टांग हृदय ने कह दी 7 रात्रि में। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो वाग्भट कितनी रात्रि की बात करते हैं रसांजन की या श्रवणांजन की, तो 7 रात्रि। चरक कितनी बात करते हैं, 5 या 8 रात्रि, तो बिल्कुल याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलोगे, चरक ने चक्षु को तेजो में कहा, नेत्र तेजो में होते हैं, और श्लेष्मा को हरने वाले जितने भी कर्म हैं वो इसके लिए हितकारी हैं। श्लेष्मा को हरने वाले कर्म नेत्रों के लिए हितकारी हैं। चक्रपाणी, सुविरांजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए, चरक की तरह ही, जाहिर सी बात है, चरक की टीका लिखी उन्होंने। और श्रवणांजन के लिए कह रहे हैं कि जैसे वमन कर्म कराते हो अर्ली मॉर्निंग, उसी तरह से आपको श्रवणांजन का भी प्रयोग करना है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि नेत्रों को वैसे तो कफ से डर होता है, श्लेष्मा से, लेकिन जब आप श्रवणांजन का प्रयोग करते हो, उसको लगाने के बाद धूप में जाना मना है। उसके बाद यानी कि सूर्य की रोशनी जो है, तेज प्रकाश, वो नेत्रों के लिए हानिकारक है। दूसरा एक जरूरी पॉइंट यहाँ लिखना चाहो अगर, तो लिख लो कि सभी नेत्र रोगों का कारण माना गया किसको, तो लिख लो नेत्र अभिष्यन। सभी नेत्र रोगों का कारण नेत्र अभिष्यन। और उसमें भी अगर कोई एक दोष पूछना चाहे आपसे कि भाई अगर प्रधान दोष मान ले नेत्र अभिष्यन में कोई एक, तो कौन सा लोगे, तो अभिष्यन में आप कफ दोष ही समझो, कफ। ठीक है ना। बाकी वो अलग कॉन्सेप्ट है कि नेत्र में व्याधियां जो होती है, उनमें हमने देखा कौन सा दोष होता है मेनली,
कफ। मतलब वैसे तो कफ ही है, लेकिन रक्त वाह सिरा को इन्वॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और पित्त का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से मानते हैं। अभिश्चंद्र में कफ है, बाकी जब संप्राप्ति देखेंगे हम लोग सुश्रुत में, तो वहां देखोगे आप पित्त का इन्वॉल्वमेंट बता रखा है उस तरह से थोड़ा देखेंगे। चलो वहीं उसको अभी रहने दो, कंफ्यूज करेगा वरना ये टॉपिक। दूसरा एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया के अंदर, तो कैटरेक्ट। विटामिन ए। कैटरेक्ट बेटा, विटामिन ए नहीं, कैटरेक्ट है मोस्ट कॉमन जो कॉज माना गया ब्लाइंडनेस का, वो कैटरेक्ट माना गया इंडिया में। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ से फाइनली अब शुरू होता है जो नया टॉपिक है आज का। अब तक तो पुरानी बातें चल रही थी, अब देखते हैं। आचार्य चरक ने सर्ज रस का प्रयोग बताया प्रायोगिक धूमपान के अंदर। देखो धूमपान के टाइप आगे पढ़ोगे, चैप्टर के एंड में लिखे हुए हैं। फिलहाल मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। हम 3 नाम याद रखेंगे, बी, एस और पी। ठीक है, बी एस पी। तो बी का मतलब है यहाँ पे वृजनिक धूमपान, एस का मतलब है स्नेहिक धूमपान, और पी का मतलब है प्रायोगिक धूमपान। तो फिलहाल इतना याद रखो कि भाई धूमपान ये 3 तरह के हैं, वृजनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। अब उनके बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, देखोगे। तो कह रहे हैं कि चरक प्रायोगिक धूमपान में सर्ज रस का प्रयोग इन्होंने बताया। प्रायोगिक धूमपान में सर्ज रस का प्रयोग। श्लोक देखना चाहो तो श्लोक नंबर 22 सेकंड हाफ आपकी बुक्स में। बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो उन्होंने सर्ज रस का प्रयोग स्नेहिक धूमपान में बताया। याद कैसे रखना है, देखो सा से सुश्रुत, सा से सर्ज रस और सा से स्नेहिक धूमपान। ठीक है ना, तो सुश्रुत, सर्ज रस, स्नेहिक धूमपान। बाकी चरक का जो है वो प्रायोगिक धूमपान में है। चरक प्रायोगिक धूमपान, ऐसा कर लो, चरक जो है वो प्रयोग करके देख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तो चरक प्रायोगिक धूमपान। नेक्स्ट देख लो, धूमपान के लिए जो वर्ती बनाते हैं, है ना, जिसको कह लो कि जलाया जाएगा, तो कह रहे हैं कैसी होती है, यव सन्निभम, देखने में जैसी यव की शेप होती है उस तरह की, 8 अंगुल लंबी और अंगूठे की बराबर मोटाई होती है इसकी। तो वर्ती यव सन्निभम यानी शेप में यव के जैसे, 8 अंगुल लंबी और अंगूठे के समान इसकी मोटाई है, अंगूठे के समान। आचार्य वाग्भट ने इसके ऊपर 5 बार लेप लगाने का विधान बताया है ना। इसमें कॉन्सेप्ट है कि एक लकड़ी लेते हैं, उसके अंदर ये वर्ती रख दी जाती है, फिर उसके ऊपर लेप लगाया जाता है कपड़े का। तो आप उतने चक्कर में मत पड़ो, गहराई में मत जाओ, सिंपल याद रखो, वाग्भट 5 बार लेप की बात की है। और सुश्रुत ने कहा है कि जो लकड़ी लेते हैं ना, वो सरकंडे की लकड़ी की बात की है कि 12 अंगुल की लेते हैं, उसमें से 8 अंगुल पे लेप लगा देते हैं, उन्होंने इस तरह की बात की है। तो मेनली याद रखना आपको, वर्ती कैसी है, धूमपान वाली वर्ती जो है यव के जैसी है, 8। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये चरक सूत्री पढ़ा रहे ना सर? हाँ नोट्स नहीं मिल रहा है सर मेरा। ये चरक संहिता चल रही है और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, मात्रा शीति अध्याय। ओके सर, नहीं मेरे नोट्स में सर ये सब चीज नहीं मिल रहा है सर, ये इसलिए पूछ रहे थे सर। ठीक है, मुझे एक मैसेज छोड़ देना, अगर नोट्स नहीं है आपके पास ये वाले, मुझे एक मैसेज छोड़ देंगे, क्लास के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर, जी सर। देखोगे। और बेटा लेक्चर्स का जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि 1-2 दिन के लेक्चर्स जो है मैं, या तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे वो लेक्चर्स, बाकी अभी भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर सारे, वो मैं यूट्यूब पर डाल ही रहा हूँ फिलहाल, है ना, क्योंकि क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है किसी कारण से, आपको पता है। तो वो लेक्चर जो है यूट्यूब पे ही जा रहे हैं, ये लेक्चर भी आपका यूट्यूब पे चला जाएगा। अगर किसी क्लास छूट जाती है तो वहां अभी आप अटेंड कर सकते हो यहाँ के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देख रहे हैं कि वाग्भट 5 बार लेप का विधान बताया। सुश्रुत ने कहा कि 12 अंगुल की लकड़ी लेनी है, उसमें से 8 अंगुल पर आपको लेप लगा देना है। नहीं रटना चाहो तो रहने दो, बस 5 बार लेप याद रख लो। बाकी वर्ती 8 अंगुल लंबी, यव सन्निभम, अंगुश के समान मोटी। नेक्स्ट बात करेंगे स्नेहिक धूमपान। स्नेहिक धूमपान में मधुच्छिष्ट का प्रयोग आया। मैंने आपको पीछे भी लेप पढ़ाए होंगे और एक लेप पढ़ाया होगा जिसमें मधुच्छिष्ट पड़ा हुआ है, तो कौन सा लेप होता है, वात रक्त में, है ना। वात रक्त की वेदना में इस्तेमाल होता है, अच्छी बात है। तो वहां भी देखा था हमने मोम या मधुच्छिष्ट का प्रयोग। और यहाँ देख रहे हो श्लोक नंबर 25 है आपकी बुक्स के अंदर, तो स्नेहिक धूमपान, इसमें मधुच्छिष्ट का प्रयोग आया है। नेक्स्ट लिखा है शिरोविरेचनिक धूमपान में श्वेता, ज्योतिषमती, हरताल, मनाशिला,
इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि विरेचन कराने के लिए द्रव्य जो होंगे स्ट्रॉन्ग वाले होंगे सारे के सारे, शिरोविरेचन कराना है तो। प्लस ये बहुत जरूरी बात है कि कुष्ठ और तगर इनका प्रयोग बिल्कुल मना है धूमवर्ती बनाने में। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग द्रव्य हैं, अगर इनकी दे दी धूमवर्ती बना के तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ब्रेन कॉर्टेक्स जो है उसका क्षय हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो CSF फ्लूइड है ना, उसको भी कहीं कहीं इस तरह रिलेट किया है कि पिघली हुई अ, घृताकार मस्तक मज्जा, इस तरह समझ लो आप, या ब्रेन कॉर्टेक्स जो है वो पिघल के आ जाए, तो उसको CSF को इस तरह से रिलेट किया हुआ है कि उसका क्षय हो जाता है। तो खैर याद रखेंगे कि शिरोविरेचनिक धूम में ये श्वेता, ज्योतिष्मति, हरताल, मनाशिला आदि द्रव्यों का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो तीक्ष्ण द्रव्य हैं जैसे कुष्ठ तगर, इनका प्रयोग मना है। तो ये नाम दोनों के स्पेशली याद रखोगे, कुष्ठ और तगर, इनका प्रयोग मना है। अगर यूज कर लिया तो मस्तुलुम का श्राव हो जाएगा, जो हम बात कर रहे हैं CSF, है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिनको नहीं पता CSF। डलहर ने कहा है घृताकार मस्तक मज्जा, कि जो मस्तिष्क है हमारा वो कैसा है, जमे हुए घी के समान, और ये जो है हमारा CSF ये कैसा है, पिघले हुए घी के जैसा, ऐसा समझ लो। खैर नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय देख लो, उन्होंने कुछ नाम दिया यहाँ पर। कह रहे हैं प्रायोगिक धूमपान, उसको शमन या मध्यम धूमपान भी कहता है। स्नेहिक धूमपान को भ्रंगण या मृदु धूमपान भी कहता है, और विरेचनिक धूमपान को शोधन या तीक्ष्ण धूमपान भी कहते हैं। अष्टांग हृदय प्रायोगिक धूमपान को शमन या मध्यम इन नामों से लिखा, स्नेहिक धूमपान को भ्रंगण या मृदु नाम से लिखा, और विरेचनिक को शोधन या तीक्ष्ण नाम से लिखा। याद कैसे रखोगे वो देखो। देखो आप स्नेह का यूज करते हो तो क्या होता है, भ्रंगण होता है ना। प्लस स्नेह जब कोई दिखाता है तो क्या कहते हैं कि बहुत सॉफ्टनेस के साथ मिला, है ना, बहुत ही मृदुता के साथ मिला, ऐसे तो कहते हो। तो स्नेहिक वाला हो गया भ्रंगण या मृदु। विरेचनिक की बात करें, अभी मैंने ऊपर आपसे कहा कि शिरो विरेचन में थोड़ा सा तीक्ष्ण द्रव्य लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कि कुष्ठ तगर जैसे नहीं ले लोगे, लेकिन फिर भी श्वेता, ज्योतिष्मति, हरताल, इस तरह के द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हो विरेचन में उसके नाम ही है शोधन या तीक्ष्ण, तो इजीली याद रह जाएगा। जो तीसरा नाम हमारा बचता है वो है प्रायोगिक धूमपान। तो देखो जब प्रयोग करते हैं ना, जैसे सपोज करो आपको कोई भी काम करके देखना है, तो आप क्या करते हो, आप एकदम से बिल्कुल सुपीरियर साइड में नहीं चले जाते, और ना ही बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत करते हो। आप जनरली एक आइडिया लगाते हो कि अच्छा बीच यहाँ मिडिल से लगभग स्टार्ट करते हैं, अगर हमें जरूरत और लगेगी तो हम और चीजें ऐड कर देंगे, हमें लगेगा ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये एक जनरल सा व्यवहार है सभी का, हम लोग इस तरह चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वही चीज यहाँ याद रखनी है, प्रयोग करना है हमें, कहीं एक्सपेरिमेंट करना है, तो कहाँ से शुरुआत करोगे, मध्यम से। ठीक है, तो मध्यम शब्द है प्रायोगिक के लिए, प्लस शमन शब्द का इस्तेमाल भी प्रायोगिक धूमपान के लिए हुआ। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है धूमपान से लाभ क्या होता है। तो खालित्य और पिंजरत्व ना होना। खालित्य और पिंजरत्व ना होना। खालित्य क्या होता है कि बालों का बिल्कुल गिर जाना, और पालित्य क्या होता है, बालों का कलर चेंज हो जाना। तो खालित्य पालित्य नहीं होता, पिंजरत्व नहीं होता। पिंजरत्व भी वही है, बालों का कलर चेंज हो जाना। तो श्लोक नंबर 30 सेकेंड हाफ है ये। याद कैसे रखते हैं कि सोचो आप धुएं को, यानी स्मोक को, आप अगर बंद कर दो एक पिंजरे के अंदर, केज के अंदर, तो वहां कुछ भी नहीं रुकेगा ना, पिंजरा खाली हो जाएगा। तो हमें ऐसे याद रखते हैं कि धुआं जो होता है वो पिंजरे में रुकता नहीं है, पिंजरा खाली मिलेगा अगर धुआं छोड़ दोगे पिंजरे के अंदर आप। धूमपान तो पिंजरत्व और खालित्य ना होना। अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब और कुछ चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ट्रिक याद करा रहा हूँ, तो ट्रिक के साथ ही चलना। अब तक समझ आ गया होगा, धूमपान अग्नि का इस्तेमाल होता ही है वहां पे, थोड़ा तीक्ष्ण से द्रव्य भी ले रहे हैं, देख रहे हो जनरली। तो मेनली अगर हम बात करें तो वात कफज रोगों के लिए बताया गया धूमपान करना, क्योंकि चाहे वात दोष हो चाहे कफ हो, दोनों के ऊपर अग्नि का अच्छा इफेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रायोगिक धूमपान के कितने काल हैं। तो देख लेंगे, यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। प्रायोगिक धूमपान के काल 8 काल हैं। ठीक,
अब इस 8 काल का मतलब ये नहीं है कि प्रायोगिक धूम्रपान दिन में आपको 8 बार लेना है। इसका मतलब ये है कि भाई हमने ये 8 टाइम बता दिए, इन 8 टाइम में से आपको जब लेना है, जितनी बार लेना है वो तो कॉन्सेप्ट है आगे, लेकिन आपको जब भी लेना है तो ये 8 टाइम है, आप इस समय ले सकते हो कभी भी। ठीक है ना? तो प्रायोगिक धूम्रपान के चरक द्वारा 8 काल बताए गए। कौन कौन से 8 काल है वो हम अब देखते हैं। तो लिखा है निद्रा के पश्चात, वमन के पश्चात, दातोन के पश्चात, स्नान के पश्चात, छींकने के बाद, अंजन के बाद, भोजन के बाद, नस्से के बाद। तो ये बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो इनको याद कर लोगे, रटना जरूर नहीं है, आप तो मेनली नंबर याद रखो। 8 काल है प्रायोगिक धूम्रपान के। कौन कौन से? निद्रा के बाद। अब सोच के देखो कि व्यक्ति सुबह सुबह सो के उठा है, नींद के बाद, है ना? क्यों सो के उठा है? सोचो उसे वॉमिटिंग आ रही होगी। जैसे आप जानते हो प्रेगनेंसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोजिया होना, जैसे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये समस्याएं होती हैं, सुबह सुबह ऐसा लगता है कि नोजिया हो रहा है जैसे। तो उससे रिलेट कर लो, नींद खुली, इसलिए नींद खुली कि वॉमिटिंग हो रही थी। फिर उठ के क्या किया? अब वमन हुआ, मुंह का टेस्ट खराब हो गया, तो दातून कर ली दांत साफ करने के लिए। उसके बाद स्नान कर लिया, स्नान किया, ठंड लग गई, छींक आ गई, तो छींकने के बाद, शफ्तू के बाद, उसके बाद अच्छे से तैयार हो गए, अंजन लगाया पहले तो, फिर बढ़िया से खाना खाया, उसके बाद नस से लिया। तो ये 8 काल बता दिए। थोड़ा सा माइंड में रखना, रटने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने कहा, और हल्का सा माइंड में तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है, एक बार में 3 घूंट आपको नस्से की लेनी चाहिए। एक बार में नस्से की कितनी घूंट लोगे? तो 3 घूंट। फिर टोटल 3 बार लेना है। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि आपने नासा से खींचा नस्से को, तो एक बार में 3 बार खींचोगे, मतलब सांस ऐसा हो कि 3 बार में ऊपर खींचो उसको, और टोटल 3 बार करोगे। तो कितनी बार हो गया टोटल? 3 into 3, 9 घूंट टोटल नस्से की आपको लेनी है ना? तो 9 टाइम्स टोटल लेना है। एक बार में 3 घूंट लेनी है और टोटल 3 बार लेना है। तो याद रखेंगे। आगे देखो, आचार्य सुश्रुत, उनके लिखे हैं यहाँ पर तीनों नस्से, आपको कोड बताया मैंने अभी, BSP, वृचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो कह रहे हैं वृचनिक को कुल कितनी बार लेना है? तो 3 बार, प्रायोगिक को 4 बार, स्नेहिक को 5 बार। तो हम लोग एक काम करते हैं इसमें, हम 2 कोड याद रखते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक याद रखेंगे BSP और एक याद रखेंगे BP सिंह। ठीक है? रीजन क्या है कि BSP कोड बाकी सब जगहों पर हमारी हेल्प करेगा, चीजें बड़े अच्छे से याद हो जाती हैं BSP कोड के थ्रू। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबरिंग की, कि कौन सा नशे कौन सा धूमपान कितनी बार लेना है, वहां पे हमारा काम करता है ये वाला कोड, BP सिंह, BPS। यहां देख लो, तो B से हो गया विरेचनिक 3 बार, P से हुआ प्रायोगिक 4 बार, और S से हुआ स्नेहिक 5 बार। तो 3, 4 और 5 आपके नंबर सीधे सीधे याद हो जाते हैं। तो दोनों कोड याद रखोगे। नॉर्मली बीपी सिंह से हम आगे, नॉर्मली हम BSP से आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे BP सिंह 3, 4, 5 प्लस लिखा हुआ है स्नान के बाद कौन सा धूमपान लेने की बात हुई, तो कह रहे हैं वृचनिक और प्रायोगिक दोनों धूमपान बताए गए हैं स्नान के बाद। इसको याद रखो, ये कॉमन पॉइंट हुआ। स्नान के बाद वृचनिक भी और प्रायोगिक भी, दोनों धूमपान की बात आई है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है अयोग्य, किसको धूमपान नहीं लेना, किसके लिए मना किया गया? तो कह रहे हैं वृक्त व्यक्ति, जिसने अभी विरेचन कराया हो जैसे, तो उनके लिए मना है, उनको धूमपान नहीं लेना। इसके अलावा बस्तीकर्म के बाद, रक्त पित्त के पेशेंट हो,
आम दोष हो, तो इन सारी कंडीशंस में मना किया गया है। ठीक है, विरेचन के बाद, बस्ती के बाद, रक्तपित्त के पेशेंट और आम दोष, इन सब में मना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं धूमपान के बाद धूम को मुख से ही निकालें, अन्यथा नेत्र नष्ट हो जाते हैं। नेत्रों की देखने की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ये जरूरी है ना। कई बार सड़क पे लोग दिखाई देते होंगे, वो सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं और धुआं नाक से निकालते हैं। तो मना किया है हमारे यहाँ, कहा है कि धूमपान चाहे मुख से करो चाहे नासा से करो, ठीक है, लेकिन धूम्र जो है फाइनली मुख से ही निकालना है, अदरवाइज नेत्र नष्ट हो जाएंगे। माइक ऑफ रख लेंगे, किसी का माइक ऑन है। आगे देखो, शिवानी बेटा माइक ऑन है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं धूमपान किस तरह से लेना है। तो कह रहे हैं एक छिद्र को बंद करो, जैसे बाबा रामदेव देखे होंगे ना, वो करते हैं, सुबह सुबह योग सिखाते हैं। तो नासिका एक छिद्र बंद करना है और 3 बार ऊपर खींचना है। टोटल 3 बार ऐसा करना है, वो आप देख चुके हो। टोटल 9 कश हो जाते हैं। अब है धूम नेत्र का परिमाण, जिसमें वो लगाते हैं धूमबत्ती, वो कैसा होता है। तो कह रहे हैं स्ट्रेट, रिजु, 3 कोश है उसमें, 3 चैम्बर जैसे बने, कहने का मतलब 3 कोश युक्त। कोलास्थी अग्र प्रमाण छिद्र, यानी अग्रभाग जो होता है उसका छिद्र कितना बड़ा है, कोलास्थी, यानी बेर की गुठली के बराबर। कोलास्थी अग्र प्रमाण छिद्र। नेक्स्ट चलेंगे, नस्य। धूमपान अभी लास्ट में दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, है ना। एक पूरी टेबल बना रखी है हमने, लास्ट में वहां से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। अभी इसी चैप्टर के एंड में दोबारा से पढ़ेंगे धूमपान पूरा। आगे देखोगे नस्य की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नस्य के लाभ बता दिए कि प्रावृट, शरद और बसंत में जो व्यक्ति नस्य लेता है उसको मन्यस्तम, शिराशूल, हनुग्रह, पीनस, अर्धावभेद ये रोग नहीं होते। और जिर्यतश्च उत्तम अंगेशु जरा न लभते बलम, मतलब एज बढ़ जाने पे भी जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है, यानी कि बाल हुए, चेहरा हुआ, आंखें हुई, तो इनके ऊपर असर नहीं पड़ता। मतलब यहां से यंग बने रहोगे। तो देख लेंगे, प्रावृट, शरद, बसंत कब लेने की बात की नस्य। तो देखोगे शरद और बसंत होती हैं हमारे जो नॉर्मल ऋतुएं होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो पहली वाली 3 जो है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, उनको हम बोलते हैं आदान काल, और बाद की 3 को बोलते हैं विसर्ग काल। तो ये दोनों ऋतुएं जो है वो हैं शरद और बसंत, कि आदान काल के मध्य में पड़ती है और एक पड़ती है विसर्ग काल के मध्य में। तो शरद और बसंत, इसके अलावा प्रावृट। ऋतुओं का पूरा डिवीजन, सारी बातें अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6 इसी के बारे में आने वाला है, ऋतुएं कैसे कैसे होती हैं वो सब। फिलहाल रट लो। कह रहे हैं ये बीमारियां नहीं होती, कौन कौन सी, मन्यस्तम, शिराशूल, हनुग्रह, पीनस, अर्धावभेद। तो कुछ नाम ध्यान आ रहे होंगे। एक मन्यस्तम पढ़ाया होगा कि किस विटामिन की कमी से राइनेक, होता है। विटामिन B1 B1, B1 B1 की कमी से राइनेक, राइनेक बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा देख रहे हो अर्धावभेद, इसमें पढ़ाया होगा कि कौन सी बीमारी है जो बढ़ने के बाद श्रोत्र आदि इंद्रियवध कर देती है। तो अर्धावभेद यानी माइग्रेन। अच्छी बात है, ठीक है। तो अर्धावभेद या माइग्रेन, श्रोत्र आदि इंद्रियबद्धम बढ़ने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे, प्लस ये पॉइंट याद रख लोगे, देखो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा धूमपान का गुण है और कौन सा नस्य का गुण है। तो धूमपान में आपने देखा था कि पिंजरे में धुआं नहीं रहता है ना, पिंजरा खाली हो जाता है। और यहाँ देख रहे हो कि उत्तम अंग जो है उसमें देर से लक्षण दिखाई देते हैं एज के। ये भी याद रखोगे, जरितस्या उत्तम अंगेशु जराना लपते बलम। अब जब नस्य की बात होती है तो अणुतेल हमें याद आ ही जाता है ना। नस्य मतलब अणुतेल, एक दूसरे के पूरक है। देखेंगे, तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि अणु तेल जो होता है वो चरक ने कहा इस्तेमाल किया, तो वातिक प्रतिशय में आचार्य चरक अणु तेल का मेनली जो प्रयोग बताया वो कहाँ बताया, वातिक प्रतिशय, बिल्कुल याद रखेंगे। और यही देख रहे हो सुश्रुत ने कहा इस्तेमाल करने को कहा, वात व्याधि में। वात व्याधि में भी अगर आप बात करो मेनली तो पक्षाघात में अभ्यंग के लिए, ठीक है ना। तो पक्षाघात में अभ्यंग कराने के लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखना, लिख लो इसके सामने, पक्षाघात में अभ्यंग कराने के लिए।
नेक्स्ट है निर्माण विधि, कैसे बनाते हैं इसको, अणु तेल को। तो कह रहे हैं तेल लेना है, तेल से 10 गुना द्रव्यों का क्वाथ लेना है ना, जिस द्रव्य से भी सिद्ध करना चाहते हो। खैर अणु तेल तो स्पेसिफिक है, तो पूरा लिखा हुआ है कौन कौन से द्रव्य ले सकते हो आप। श्लोक नंबर 63 से लेके 70 तक सब कुछ लिख रखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। तो निर्माण विधि, तेल लेना है, उससे 10 गुना क्वाथ लेना है, उसका 100 गुना जल लेना है। तो 1 10 100, ठीक है। तकाजा वर्ड याद कर लो अगर भूल जाओ तो। तकाजा कहते हैं कोई जल्दबाजी करता है ना कि भाई इतना तकाजा मत करो। तकाजा तो ता से तेल, का से क्वाथ, जा से जल। 1 10 100 ये रेशियो है इनके बीच में। कह रहे टोटल 10 बार ही पाक करना है। आप आगे पढ़ोगे भी, स्नेह सिद्धि जो होती है जनरली वो एक बार में नहीं करते, है ना, कई बार में करते हैं। तो वही कह रहे हैं टोटल 10 बार पाक करना है। और 10वीं बार जब आप पाक कर रहे होगे, यानी कि लास्ट टाइम जब पाक कर रहे होगे, तो तेल के बराबर मात्रा में अजाशीर भी ऐड कर देना है इसके अंदर। तो ये भी ध्यान रखो, अणु तेल के कंटेंट में अजाशीर भी है। तो 10वीं बार पाक करते समय तेल के बराबर अजाशीर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखेंगे मात्रा कितनी है अणु तेल की। तो कह रहे हैं आधा पल की मात्रा प्रतिदिन यूज करनी है, और 3 डिवाइडेड डोज में यूज करना है इस मात्रा को। आधा पल देना है पूरे दिन के अंदर, आधा पल, है ना। एक पल बराबर 4 तोला के होता है, जिन लोग को नहीं पता। तो टोटल आधा पल की मात्रा इस्तेमाल करनी है, वो भी कैसे, इन 3 डिवाइडेड डोजेस, 3 बार में दोगे। ऑल्टरनेट डे देना है, एडी, यानी एक दिन छोड़ के, आज दिया कल नहीं कराना, फिर 10 से अगले दिन देना है। और टोटल 7 बार कराना है। तो आप समझ सकते हो कुल 13 दिन लग जाएंगे, एक एक दिन का गैप करते हुए 7 बार अगर आप ऐसा करोगे तो कुल कितने दिन लगते हैं नस्से देने में, तो आपको याद होना चाहिए 13 दिन का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट है दंत पवन या कह लो दातोन। तो दातोन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आचार्य चरक ने दातोन की और जीवा निर्लेखन की लंबाई कितनी बताई है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई इन्होंने नहीं बताई। शब्द नहीं इस्तेमाल किया ऐसा कितनी लंबाई, ठीक है। चरक ने नहीं बताई। देख लें बाकी क्या लिखते हैं। तो दंत पवन का वर्णन किस तरह किया, तो श्लोक नंबर 71 है। तो लिखते हैं आपोथितम आग्रम दुओ कालो कषाय कटु तिक्तकम, कि अगला भाग जो है थोड़ा सा वो चबाया हुआ होता है। 2 बार करनी है दंत पवन, है ना। आजकल ऐड आने लगे हैं, पहले तो लोग एक बार ही किया करते थे ब्रश, अब तो ऐड काफी आ रहे हैं, सुबह शाम 2 बार करो। और रस भी बता दिया, कषाय कटु तिक्त, इन रसों वाले दांतों हो सकती है। कषाय कटु तिक्त, ये कटु तिक्त कषाय लास्ट वाले था, सीधी सी बात है। आचार्य सुश्रुत की अगर बात करें तो इन 3 रसों के अलावा, यानी कटु तिक्त कषाय के अलावा, उन्होंने मधुर रस की बात देखी है। तो मधुर और कटु तिक्त कषाय याद रखेंगे। चरक ने दातून और जीवन लेखन की लंबाई नहीं बताई। आचार्य चरक, उन्होंने दातून और जीवा निर्लेखन की लंबाई नहीं बताई, बिल्कुल ध्यान रखना। सुश्रुत और वाग्भट की अगर बात करें, उन्होंने जरूर बताई है कि दातून 12 अंगुल की हो और जीवा निर्लेखन उससे 2 अंगुल छोटी, यानी 10 अंगुल। तो 12 अंगुल दातून सुश्रुत वाग्भट की, और 10 अंगुल जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन यानी टंग क्लीनर। अष्टांग संग्रह में प्रातः और सायो भोजन के बाद 2 बार दातून करने का विधान है, पढ़ चुके हैं हम। दातून करने से लाभ क्या होता है, कह रहे हैं वैरस्यता आदि में लाभ कर, मुख का टेस्ट अगर बिगड़ा हुआ हो तो वहां फायदा मिलने वाला है। एक नीचे कुछ कंटेंट देख पा रहे हो, एक पाउडर लिखा हुआ है, आचार्य सुश्रुत ने दिया है, दंत भंजन कह देते हैं इसको। तो उसके क्या क्या कंटेंट है, तो वो देख लोगे एक बार। शोध पड़ा हुआ है इसमें, व्योश है, व्योश जानते हो क्या होता है, क्या होता है व्योश, त्रिकटु। त्रिकटु। त्रिकटु, है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि त्रिवर्ग पड़ा हुआ है। तो त्रिवर्ग में क्या पढ़ा रखा है आपको, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता। दालचीनी, इलायची, दालचीनी, इलायची और ठीक तेजपत्ता। है, दालचीनी इलायची तेज पत्ता, ये चीजें हैं, ठीक है। और एक आपको पढ़ाया होगा मैंने, स्थिर आदि वर्ग, वो क्या है, लघु पंचमूल। लघु पंचमी। लघु पंचमूल चरक ने बोला। अच्छी बात है। और देख लो तेल है, लवण है। तो अगर पूछे कोलगेट वाले कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो बिल्कुल है, हमारे में तेल भी है, और भी चीजें हैं हमारे में। हमारे में काली मिर्च भी पड़ी है, पिपली, सौंठ, है ना, सब कुछ खाने के सारे आइटम डाल दिए हमने उसके अंदर। तेजोवती का चूर्ण है। तो ये सारे द्रव्य पड़े हुए हैं, एक नजर डाल लेना, पूछा नहीं जाता लेकिन देख लेना एक बार।
उत्तम दातून, किन किन वृक्षों की दातून कही गई कि भाई आप इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छी होती है इनकी दातून। तो कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तो अच्छे से देख लेना। करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, असन, बिल्कुल याद कर लेना। करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, असन, निम्ब। अच्छा, ये जो श्लोक तो ऊपर वाला चरक का है, पहला श्लोक जो देख पा रहे हो, करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, असन, इसको याद कर लेना बिल्कुल। दूसरा जो नीचे देख पा रहे हो वो सुश्रुत का है, उन्होंने रस के हिसाब से बता दिया कि भाई अगर तिक्त द्रव्य की करनी है आपको, मान लो, तो निम्ब की दातून श्रेष्ठ है। कषाय की करनी है तो खदिर की दातून श्रेष्ठ है। मधुर दातून करनी है तो मधु की श्रेष्ठ है, बोला ठीक है। और अगर कटु द्रव्य की करनी है तो करंज की दातून श्रेष्ठ है। ठीक है, तो करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुब, असन, ये चरक की बात हुई। सुश्रुत की बात करें, श्लोक में लिख लेना आगे सुश्रुत अपने नोट्स में। तो निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ था, कषाय खदिरस था, मधु को मधुरे श्रेष्ठ था, करंजा कटु के तथा। तो ये बिल्कुल याद रखना आपको। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जैसे मैंने आपको बताया होगा कि आज एक लेक्चर पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, कुछ देर में स्ट्रीम हो जाएगा। ये बात है, लेक्चर आज 7 तक ही लूंगा मैं। कल मॉर्निंग वाली क्लास जो है वो तो 100% ऑफ रहने वाली है। इवनिंग क्लास की टाइमिंग्स कल थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। किसी को समस्या होगी तो परेशान मत होना, लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो किसी का भी छूटेगा नहीं, यूट्यूब पर चला जाएगा सीधे लेक्चर, है ना। थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है, 2-3 दिन के लिए जाना है, ठीक है ना। तो टाइमिंग्स हो सकता है 2 या 3 दिन शाम वाले बैच की टाइमिंग्स थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है। हो सकता है 8 बजे में टाइमिंग करूँ, क्योंकि 8 तक तो पक्का वापस आ ही जाया करूंगा। तो जैसे भी होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं 5 मिनट्स। थैंक यू।